दुनिया में शायद ही कोई ऐसी मूवी होगी जिसने इतिहास में हुए किसी हादसे को इतने शानदार तरीके से दिखाया हो। 1997 की टाइटैनिक मूवी सिर्फ और सिर्फ रोमांस और सैक्रिफाइस की कहानी नहीं है, बल्कि ये मूवी इस बात को भी सिग्निफाई करती है कि चाहे जिंदगी कितनी भी बड़ी हो, बस वो शानदार होनी चाहिए। और यही कारण है कि ये जेम्स कैमरन की एक नॉन साइंस फिक्शन मूवी होने के बावजूद भी ये दुनिया भर के लोगों को बहुत पसंद आई और ये पहली मूवी बनी जिसने दुनिया भर में $1 बिलियन से ऊपर कमाया था। और तो और इसने अपने नाम पर 11 ऑस्कर अवार्ड जीते। और पिछले कम्युनिटी पोल में इस टॉपिक को वोट करके और बार बार इस टॉपिक को हमें सजेस्ट करके आपने साबित कर दिया है कि आपको इस मूवी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है। थैंक यू आप सभी का इस टॉपिक को हमें सजेस्ट करने के लिए। ऐसे ही ऑसम टॉपिक सजेस्ट करते रहिए और हम वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द टाइटैनिक मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि जेम्स कैमरन का इस मूवी को बनाने का आखिर असल मोटिव था क्या, कितने सारे एक्टर्स इस मूवी के लीड कैरेक्टर्स को प्ले करना चाहते थे, कैसे कैसे फिर से बनाई गई मूवी के लिए टाइटैनिक जहाज, कहाँ है वो असली वुडन पीस जिसके सहारे रोज की जान बच पाई, और फाइनली आपको पता चलेगा कि कौन थे असली जैक और रोज। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइटैनिक मूवी बेस्ड है ब्रिटिश पैसेंजर लाइनर RMS टाइटैनिक की डूबने की घटना पर, जो उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था, जिसकी लंबाई 882 फीट, चौड़ाई 92 फीट और ऊंचाई 175 फीट थी। और ये 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए चला था। लेकिन ठीक इसके 5 दिन बाद यानी 15 अप्रैल को ही ये शिप एक आइसबर्ग से टकराने की वजह से नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में डूब गया। इस शिप को उस समय 1.5 मिलियन पाउंड की लागत से बनाया गया था, जो आज के $135 मिलियन के बराबर है। इस शिप में 2240 पैसेंजर सवार थे, जिनमें हाई क्लास अमीरों के साथ साथ लोअर क्लास इमिग्रेंट्स भी शामिल थे, जो अमेरिका में अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे। इस हादसे में लगभग 1500 लोगों की जान गई और 750 लोगों को जिंदा बचाया गया। अब चलिए बात करते हैं डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने आखिर इस मूवी को बनाया है क्यों। जेम्स कैमरन को बचपन से ही शिप्स और शिपरैक्स के बारे में जानने का बहुत ज्यादा शौक था और ओरिजिनल टाइटैनिक शिप के लिए वो बचपन से ही बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। इसीलिए जब उन्होंने 1992 की टाइटैनिक शिपरैक्स पर बेस्ड IMAX पर शूट हुई डॉक्यूमेंट्री मूवी टाइटैनिका देखी तो उनके अंदर खलबली मच गई और वो भी टाइटैनिक को अंडर वाटर एक्सप्लोर करना चाहते थे। और इतने बड़े एक्सपेडिशन के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, जो ऑब्वियसली हर कोई अपनी जेब में तो लेकर नहीं घूमता। इसीलिए उनके दिमाग में इस पर एक मूवी बनाने का आइडिया आया, जो वो 20th सेंचुरी फॉक्स के पास लेकर गए। और टर्मिनेटर 2 जैसी सक्सेसफुल साइंस फिक्शन मूवीज के पॉपुलर होने की वजह से फॉक्स ने उनके इस रिस्की डील को भी एक्सेप्ट कर लिया। मूवी तो बनी ही, साथ ही साथ मूवी पर रिसर्च करने के बहाने ही उनके शिपरैक्स को एक्सप्लोर करने की इच्छा पूरी हुई। और मूवी के बनने के समय उन्होंने 12 बार शिपरैक्स को एक्सप्लोर करने के लिए डाइव किया। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मेन लीड के कास्टिंग के बारे में, जिसके लिए लिटरली हंड्रेड्स ऑफ A-लिस्ट एक्टर्स लाइन में थे। फॉर एग्जांपल जैक डॉसन का रोल प्ले करने के लिए टॉम क्रूज, मैकॉली कल्किन और ब्रैड पिट जैसे बड़े एक्टर्स को कंसीडर किया जा रहा था। इनके अलावा जॉनी डेप को भी इस रोल को ऑफर किया गया था, जो इस रोल को ठुकरा कर आज तक पछताते हैं। वहीं पर क्रिश्चियन बेल ने भी इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था। और केट विंसलेट को पहले ही कास्ट करने के बाद जेम्स कैमरन 2 लीड अमेरिकन कैरेक्टर्स को ब्रिटिश एक्टर्स से प्ले नहीं करवाना चाहते थे, इसीलिए जेम्स कैमरन ने उन्हें रिफ्यूज कर दिया। वहीं पर जेम्स कैमरन की पहली पसंद वकीन फिनिक्स के बड़े भाई रिवर फिनिक्स थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मूवी के बनने तक उनकी डेथ हो गई। फाइनली जाकर इस रोल के लिए मैथ्यू मैककनहे को सेलेक्ट किया गया। वहीं दूसरी ओर फीमेल लीड के लिए तकरीबन 60 A-लिस्ट हॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने इस रोल को प्ले करने के लिए ऑडिशन दिया था, जिनमें शामिल थी ड्रू बैरीमोर, जेनिफर एनिस्टन, कैमरन डियाज, मडोना और एंजेलिना जोली जैसी बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस। फाइनली इस रोल के लिए ग्वेनेथ पाल्ट्रो को सेलेक्ट किया गया, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये दोनों सिलेक्टेड एक्टर्स हमें मूवी के अंदर नहीं दिखे। और उसका कारण ये है कि केट विंसलेट ने अपने रोल को पाने के लिए जेम्स कैमरन का हर जगह पीछा किया था और उन्हें रोज के रोल को पाने के लिए मना ही लिया। वहीं पर आगे जाकर उन्होंने लियोनार्डो डिकैप्रियो को जेम्स कैमरन को सजेस्ट किया, जहाँ पर उन्होंने जेम्स कैमरन को इस चीज के लिए बहुत ज्यादा कन्विंस किया और ऐसे ही दोनों लीड एक्टर्स को सेलेक्ट किया गया। अब आपको वो जैक और रोज की पेंटिंग वाला सीन तो याद ही होगा। याद कैसे नहीं होगा, मूवी के हिट होने का आधा रीजन तो यही था। वेल आपको शायद जानकर हैरानी हो कि मॉडर्न डे सेटिंग के बाद इसी सीन को सबसे पहले शूट किया गया था, क्योंकि टाइटैनिक के बाकी सारे सेट्स अभी तैयार नहीं हुए थे। और जब केट विंसलेट को पता चला था
कि उन्हें सीन को लियोनार्डो डिकैप्रियो के सामने करना है, तो उन्होंने भी लियोनार्डो डिकैप्रियो को मिलने के जस्ट बाद ही इस सीन को करने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर मूवी के अंदर जो हाथ आपको उनकी ड्राइंग बनाते हुए दिखते हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो के नहीं बल्कि डायरेक्टर जेम्स कैमरन के हैं, और उन्होंने ये मूवी के अंदर जैक के सारे स्केचेस बनाए थे। वहीं पर बाद में केट विंसलेट के स्केच को 2011 में $16,000 में ऑक्शन कर दिया गया। आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि इस मूवी के अंदर जैक और रोज की कहानी फिक्शनल थी, जहां पर जैक और रोज को मिलाकर इस मूवी के 10 कैरेक्टर्स फिक्शनल थे। वहीं पर दूसरी ओर इस मूवी में दिखे आपको कई सारे एक्स्ट्रास एक्चुअल हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स थे जो इस टाइटैनिक बोट पर सवार हुए थे, क्योंकि बेसिकली जेम्स कैमरन इस फिक्शनल कहानी को हिस्ट्री का एक हिस्सा ही दिखाना चाहते थे, जहां पर उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की इन रियल लाइफ कैरेक्टर्स को बिल्कुल हिस्ट्री के एक्यूरेट दिखाने की, जहां पर उन्होंने कई सारी पुरानी न्यूज़पेपर और फोटो से इन कैरेक्टर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जुटाई। इस मूवी में कई जगहों पर लियोनार्डो डिकैप्रियो ने इम्प्रोवाइज भी किया है और कई जगहों पर मूवी के स्क्रिप्ट से हटकर अपनी ही लाइन बोल दी है। एग्जाम्पल के रूप में स्केच वाले सीन में जब रोज खुद को जैक के सामने रिवील करती है, वहाँ पर जैक को बोलना होता है कि लाई ऑन दैट काउच, लेकिन सीन के दौरान अपने लियोनार्डो भैया इतनी ज्यादा हड़बड़ा गए कि उन्होंने ओरिजिनल लाइन के बजाय लाई ऑन दैट बेड काउच बोल दिया, और डायरेक्टर जेम्स कैमरन को ये गलती इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने इसी लाइन को मूवी के लिए फाइनल कर दिया। वहीं पर दूसरी ओर जैक का फेमस आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड स्क्रिप्ट में था ही नहीं, जिसे लियोनार्डो डिकैप्रियो ने अपनी ओर से जोड़ा, और अब ये 2007 से ही द 100 ग्रेटेस्ट मूवी लाइंस का हिस्सा है। अब भाई टाइटैनिक की बात होगी और शिप की बात ही नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। मूवी के अंदर टाइटैनिक को दिखाने के लिए जेम्स कैमरन ने लगभग ओरिजिनल टाइटैनिक के साइज का एक प्रैक्टिकल मॉडल सेट बनवाया था, जिसे एक हिंज के ऊपर बेस किया गया था, और क्लाइमेक्स के सिंकिंग वाले सीन के लिए इस पूरे के पूरे मॉडल को टिल्ट किया जा सकता था। फिर भी इसे मूवी में इस्तेमाल करने के लिए इस मॉडल में कई चीजें बदली भी गयी, जहाँ पर इस पर रखे लाइफ बोट्स और स्मोक फनल्स को ओरिजिनल साइज से 10% छोटा बनाया गया, और इस बोट को एक्यूरेटली ओरिजिनल की तरह डिजाइन करने के लिए ओरिजिनल टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी हार्लेन और वुल्फ से ओरिजिनल शिप के सारे ब्लूप्रिंट्स और फोटोज को रेफरेंस के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। इनके ऊपर से भी टाइटैनिक हिस्टोरियन डॉन लिंच और केन मार्शल को हिस्टोरिकल डिटेल्स को ध्यान में रखने के लिए हायर किया गया। इस मूवी की शिप और ओशियन वाले सीन के लिए मैक्सिको के प्लाया डिस रिजोर्टो में 40 एकड़ वाटरफ्रंट फॉक्स ने एक्वायर किया, जहां पर 17 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर में इस शिप की शूटिंग की गई, और मेजरली इस शिप का सिर्फ और सिर्फ बाहरी लोकेशन और ऊपरी डेक के लिए ही इस्तेमाल किया गया है, और बाकी सब कुछ अंदर का स्टील प्लेटिंग था। वहीं पर इस बोट के एक डेक का हिस्सा पॉपअप हिंज पर बनाया गया था, जो 90 डिग्री तक अपराइट की तरफ लिफ्ट हो सकता था, और इसी का इस्तेमाल क्लाइमेक्स के सिंकिंग सीन में किया गया है। अब ये तो हो गई टाइटैनिक के एक्सटीरियर लुक की बात। वहीं पर इसका इंटीरियर सेट मैक्सिको के रोजार्तो की फॉक्स बाहा स्टूडियो में बनाया गया था, जहां पर इसका आइकॉनिक स्टेयरकेस ओरिजिनल टाइटैनिक के हिसाब से 30% ज्यादा चौड़ा बनाया गया था, ताकि फिल्मिंग में आसानी हो सके। और तो और इसके इंटीरियर सेट्स को एक्यूरेटली डिजाइन करने के लिए ओरिजिनल टाइटैनिक के कई सारे इंटीरियर के फोटोज को रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किया गया था, जहां पर कई सारे प्रॉप्स और फर्नीचर्स को बनाने के लिए मैक्सिको और ब्रिटेन से स्कल्पचर्स तक हायर किए गए थे, जहां पर फर्नीचर, कारपेट्स और लाइटिंग के साथ साथ छोटे छोटे खाने पीने के चम्मच और कटोरी तक पर ध्यान दिया गया था। और तो और एक फुल टाइम एटिकेट कोच भी हायर किया गया था, जो कास्ट और क्रू को 1912 के मैनर समझाया करता था। इस मूवी का फाइनल सिंकिंग वाला सीन भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग था, जहां पर इस पर्टिकुलर सीन के लिए टाइटैनिक के 45 फुट लंबे मिनिएचर मॉडल का भी इस्तेमाल किया गया है। वहीं पर डूबने वाले सीन के लिए 13 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल किया गया था, जिसके लिए 150 एक्स्ट्राज और 100 स्टंट परफॉर्मर्स को हायर किया गया था, जिनके ऊपर से भी कई सारे डिजिटल कैरेक्टर्स को ऐड किया गया। और इस पानी वाले सीन में लंबे समय तक काम करते हुए कई सारे लोग को सर्दी जुकाम से लेकर फ्लू और किडनी इन्फेक्शन तक हो गया, जिसमें स्पेशली केट विंसलेट को निमोनिया हो गया था। वहीं पर इंटीरियर सेट्स को मूवी के बाद डिस्ट्रॉय करना था, जिसके कारण इसके इंटीरियर्स को डुबाने के लिए 1 करोड़ 90 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल किया गया। इस मूवी की शूटिंग के दौरान जेम्स कैमरन अपनी बहुत ज्यादा हुक्म चलाया करते थे, और वो इस मूवी के दौरान थोड़ी सी भी लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यही कारण है कि कुछ लोग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, जिसके कारण फिल्मिंग की शुरुआत के समय में ही किसी ने पूरे के पूरे कास्ट और क्रू के खाने में डिसलोकेटिव ड्रग PCP मिला दिया था, जिसके कारण इसका असर 80 लोगों पर हुआ और 50 लोगों को तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसे लेने के बाद कई सारे कास्ट एंड क्रू
तुरंत ही हेलुसिनेट करने लगे थे। वहीं पर जेम्स कैमरन ने भी उस खाने को खाया था, जिसके कारण उन्होंने तुरंत ही उल्टी की। सबसे फनी बात यह है कि आज तक वो इंसान पकड़ा नहीं गया जिसने ये बदमाशी की थी। आप में से बहुत सारे लोगों का इस मूवी में गाया सेलिन डियोन का थीम सॉन्ग माई हार्ट विल गो ऑन बहुत ज्यादा फेवरेट होगा। बट ओरिजिनली जेम्स कैमरन इस मूवी के अंदर कोई भी गाना इंक्लूड नहीं करना चाहते थे, लेकिन इस मूवी के कंपोजर जेम्स हॉर्नर ने सीक्रेटली लिरिसिस्ट विल जेनिंग्स और सिंगर सेलिन डियोन के साथ मिलकर इस गाने को कंपोज किया। जब फाइनली इस गाने को जेम्स कैमरन के सामने रिवील किया गया तो उन्हें ये गाना बहुत ज्यादा पसंद आया और उसी समय उन्हें सिंगर सेलिन डियोन के बारे में भी पता चला। सबसे अच्छी बात यह है कि इसी गाने की वजह से मूवी को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया। इस मूवी के फिक्शनल रोमांटिक जोड़ी की कहानी तो आप सबने देख ली, बट रियलिटी में एक रियल लाइफ कपल भी था जो टाइटैनिक के साथ ही डूब गया था, जहां पर जिस सीन में दो एल्डरली कपल्स को बेड पर लेटे हुए डूबते हुए दिखाया गया है, उनका नाम ईडा और इसिडियोस स्ट्रेयस था। वो बेसिकली रियल लाइफ के न्यूयॉर्क में मेसिस डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक और मालकिन थे। ईडा की जान बचाने के लिए लाइफ बोट में उन्हें एक सीट ऑफर की गई थी और उनके पति को लाइफ बोट से ले जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने भी अपना ऑफर ठुकरा दिया और उन्होंने भी अपनी पति के साथ जान दे दी। जिस डोर के सहारे मूवी में रोज की जान बचती है वो बेसिकली टाइटैनिक की एक रियल वुडन पैनलिंग पर मॉडल किया गया था, जो टाइटैनिक की खोज के दौरान मिला था। इस पैनल को बेसिकली नोवा स्कॉटिया कनाडा के मैरीटाइम म्यूजियम ऑफ अटलांटिक में रखा गया है और मूवी के लिए इस पैनल को थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखाया गया है। इस मूवी का बजट पहले 135 मिलियन सेट किया गया था, पर जैसा कि जेम्स कैमरन एक परफेक्शनिस्ट हैं, उन्हें और पैसों की जरूरत पड़ी, जिसके कारण पैरामाउंट ने उन्हें $65 मिलियन दिए, जिसके बदले पैरामाउंट ने इस मूवी को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज किया। वहीं अदर कंट्रीज में 20th सेंचुरी फॉक्स ने इसे रिलीज किया और देखते ही देखते इस मूवी का बजट $200 मिलियन पहुंच गया, जिसने इसे उस समय दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी मूवी बना दिया। स्टूडियोज इस मूवी को लेकर इतने ज्यादा डाउट में थे कि उन्होंने जेम्स कैमरन के सामने इस बात की शर्त रख ली थी कि अगर मूवी लॉस में गई तो वो उनके हिस्से के $8 मिलियन उन्हें नहीं देंगे। और जैसा कि ये मूवी उनके ट्रेडिशनल साइंस फिक्शन के जॉनरा से हटकर थी, बहुत सारे लोगों को इस मूवी पर बहुत ज्यादा डाउट था और इसे बहुत ही लिमिटेड थिएटर्स में रिलीज किया गया था। पर ऑडियंस के रिपीटिंग रेट को देखकर इसे और भी थिएटर्स में रिलीज किया गया और अल्टीमेटली डोमेस्टिकली इसने उस समय $600 मिलियन कमाए। वहीं पर टोटल इसने $2.1 बिलियन कमाए और ये दुनिया की सबसे पहली मूवी बनी जिसने $1 बिलियन का मार्क क्रॉस किया था। वहीं पर इसकी कहानी ट्रेडिशनल बॉलीवुड मूवी से सिमिलर होने के कारण ये मूवी इंडिया में भी खूब चली। बाद में आगे जाकर इस मूवी को एक बार फिर से 2012 में 3D में रिलीज किया गया, जहां पर इसने वर्ल्ड वाइड इसके कलेक्शन में $343 मिलियन और जोड़े। वहीं पर एक बार फिर से इसे 2017 में डोमेस्टिकली रिलीज किया गया, जहां पर इसने टोटल 6,93,000 कमाए। ये मूवी फाइनेंशियली जितनी सक्सेसफुल हुई उतने ही इस मूवी ने अवार्ड्स भी बटोरे, जिसमें मोस्ट सिग्निफिकेंटली इसे 14 एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था और इस मामले में इसने 1950 की ऑल अबाउट ईव को टक्कर दी। इस मूवी ने 14 में से 11 ऑस्कर जीते, इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी। वहीं पर एक्ट्रेस केट विंसलेट को अपने रोल रोज के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था और ग्लोरिया स्टुअर्ट को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। और कोइंसिडेंटली इन दोनों एक्ट्रेसेस ने एक ही मूवी में एक ही कैरेक्टर यानी रोज को प्ले किया था। तो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द टाइटैनिक मूवीज फैक्ट्स। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसीलिए वीडियो को और लंबा न करते हुए मैं बस आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। इसके अलावा अगर आपको इन फैक्ट्स के अलावा भी कोई और फैक्ट मालूम है तो मुझे कमेंट में वो भी जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।